दोस्तों सोचिए, एक करोड़पति लड़की जिसके एक इशारे पर शहर की सबसे महंगी गाड़ियां रुक जाती थी, जिसके बंगले के दरवाजे पर बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर झुकाकर खड़े रहते थे। उसी लड़की ने एक दिन सड़क पर बैठे फटे कपड़ों वाले भूखे भिखारी का हाथ थाम लिया और सबके सामने कह दिया, अब से ये मेरा पति है। पूरा शहर हंसा। उसके अपने माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। लोगों ने कहा, पागल हो गई है ये लड़की, करोड़ों की दौलत छोड़कर एक भिखारी के पीछे। पर दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि वो भिखारी असल में कौन था। उसकी आंखों में 12 साल पुराना कौन सा राज दफन था, और जिस दिन वो राज खुला उस दिन वही लोग जो उस पर हंस रहे थे उसके पैरों में गिर पड़े। ये कहानी है दौलत और इंसानियत की, धोखे और मोहब्बत की, और एक ऐसे जख्म की जो एक टूटे हुए इंसान के सीने में 12 साल तक रिश्ता रहा। दोस्तों, एक एक पल आपके दिल को छू जाएगा और आखिर में जो ट्विस्ट आएगा वो आपको हिला देगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला था, मेहरा हाउस, 3 मंजिला, सफ़ेद संगमरमर का, जिसके गेट पर हमेशा 2 गार्ड खड़े रहते थे। इसी बंगले में रहती थी हमारी कहानी की हीरोइन आराध्या मेहरा। 24 साल की आराध्या मेहरा इंडस्ट्रीज़ के मालिक राजशेखर मेहरा की इकलौती बेटी थी। पढ़ी लिखी, समझदार और दिल से बेहद नर्म। उसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई आम इंसान सिर्फ सपना देख सकता है। महंगी गाड़ियाँ, विदेशी कपड़े, हीरो के गहने। पर दोस्तों, इस सोने के महल में आराध्या एक कैद पंछी की तरह थी, जिसके पंख तो थे पर उड़ान की इजाज़त नहीं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी माँ सुधा मेहरा, जो पिछले 2 साल से बीमार थी। दिल की बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया था। आराध्या अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती थी और माँ की एक मुस्कान के लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी। उस सुबह आराध्या अपनी माँ के कमरे में चाय लेकर आई। खिड़की से सुनहरी धूप माँ के पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ रही थी। माँ, आज तो आप थोड़ा अच्छा महसूस कर रही होंगी ना? आराध्या ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा। सुधा जी ने कमज़ोर सी मुस्कान दी। हाँ बेटा, तू पास हो तो मुझे हर तकलीफ़ कम लगती है। बस एक ख्वाहिश है, तेरी खुशियाँ अपनी आँखों से देख लूँ, फिर चैन से जाऊँ। माँ, ऐसी बातें मत किया कीजिए। आराध्या की आंखें भर आई। पर दोस्तों, उसी पल कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई जिसने आराध्या के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। राजशेखर मेहरा अपने स्टडी रूम में फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और उनकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। विक्रांत जी, मैं समझता हूँ, पर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। कंपनी पर कर्ज बहुत बढ़ गया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि सिर्फ आप ही हैं जो मेहरा इंडस्ट्रीज़ को बचा सकते हैं। आराध्या दरवाजे के पास रुक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। देखिए विक्रांत जी, राजशेखर की आवाज़ कांपी। अगर आराध्या और आपकी शादी हो जाती है तो दोनों कंपनियां एक हो जाएंगी। आपका पैसा, मेरा नाम और हमारा सारा कर्ज ख़त्म। बस एक बार मेरी बेटी को मना लेने दीजिए। दोस्तों, ये सुनते ही आराध्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी ज़िंदगी का सौदा हो रहा था, और वो भी विक्रांत मल्होत्रा से। विक्रांत मल्होत्रा शहर का सबसे ताकतवर, सबसे क्रूर बिजनेसमैन, ऊपर से सूट बूट में चमकता हुआ पर अंदर से जहर से भरा। लोग दबी जुबान में कहते थे कि उसने अपनी दौलत इंसानों की लाशों पर खड़ी की है। जो उसके रास्ते में आया वो या तो मिट गया या गायब हो गया। आराध्या भागते हुए अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं उस आदमी से शादी कभी नहीं कर सकती, उसने अपने आप से कहा। पर अगर मैंने मना किया तो पापा की कंपनी डूब जाएगी, माँ का इलाज रुक जाएगा। और माँ, दोस्तों, ये थी आराध्या की मजबूरी। एक तरफ उसकी अपनी ज़िंदगी थी, दूसरी तरफ उसकी बीमार माँ की सांसें। 2 में से
एक को बचाने के लिए उसे दूसरे की कुर्बानी देनी थी। उस शाम आराध्या का दम घुट रहा था। उस घर में बिना किसी को बताए वो अपनी गाड़ी निकाल कर निकल पड़ी, बिना किसी मंजिल के। बस इस घुटन से दूर आसमान में बादल घिराए थे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। शहर की चकाचौंध वाली सड़कें धीरे धीरे पीछे छूटती गई और आराध्या एक पुराने इलाके में पहुंच गई। टूटी सड़कें, अंधेरे फुटपाथ और बारिश में भीगते बेघर लोग। एक फ्लाईओवर के नीचे उसने गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी बेबस है? मेरा भी तो कोई दिल है, कोई सपने हैं। तभी दोस्तों, बारिश की आवाज़ के बीच उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, किसी के दबे हुए दर्द की। आराध्या ने सिर उठाया। फ्लाईओवर के नीचे अंधेरे में 3-4 गुंडे एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। वो आदमी फटे पुराने कपड़ों में था, बाल बिखरे हुए, चेहरा कीचड़ और खून से सना। एक भिखारी। बता, दिन भर की भीख कहाँ छुपाई तूने? एक गुंडा चिल्लाया। तो भिखारी कुछ नहीं बोल रहा था, बस मार खाता जा रहा था। उसकी आंखों में दर्द तो था, पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही ना हो, जैसे वो बहुत पहले ही जीने की वजह खो चुका हो। दोस्तों, न जाने आराध्या के अंदर क्या आया। वो लड़की जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई नहीं लड़ पा रही थी, अचानक एक अजनबी के लिए गाड़ी से बाहर निकल आई। छोड़ दो उसे, वो चिल्लाए। गुंडे चौंके। एक करोड़पति घराने की लड़की अकेली इस अंधेरे में। पर आराध्या ने फौरन फ़ोन निकाला। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको जेल में सड़ा दूंगी। उसके आत्मविश्वास और रुआब से गुंडे घबरा गए और गालियाँ बकते हुए भाग खड़े हुए। आराध्या भागकर उस भिखारी के पास पहुँची। वो ज़मीन पर पड़ा, बारिश में काँप रहा था। आप ठीक हैं? सुनिए, आंखें खोलिए। आराध्या ने उसका सिर अपने हाथों में लिया। उस आदमी ने धीरे से आंखें खोली और दोस्तों, उन आँखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन आँखों ने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ खोया हो। कांपते होठों से बस एक टूटा फूटा सा वाक्य निकला, रहने दो, मेरी ज़िंदगी की किसी को परवाह नहीं, तुम भी चली जाओ। पर आराध्या के दिल में कुछ पिघल गया, शायद इसलिए कि वो खुद बेसहारा महसूस कर रही थी और एक बेसहारा दूसरे बेसहारा का दर्द पहचान लेता है। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती, चलिए मेरे साथ। दोस्तों, आराध्या उस घायल आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर मेहरा हाउस ले आए। जैसे ही गार्ड्स ने उस फटेहाल आदमी को मेम साहब की गाड़ी से उतरते देखा, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। घर के अंदर हड़कंप मच गया। राजशेखर मेहरा गुस्से से कांपते हुए नीचे आए। आराध्या, ये क्या बदतमीजी है? ये गंदा भिखारी मेरे घर में, वो चिल्लाए। अभी इसी वक्त इसे बाहर निकालो, पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। पापा, इसका हादसा हुआ है, ये बुरी तरह घायल है। आराध्या ने उसे सहारा देते हुए कहा, मैं इसे सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है, इंसानियत। राजशेखर का चेहरा लाल हो गया। तुझे पता है 10 दिन बाद तेरी सगाई विक्रांत जी से है। अगर उन्होंने इस आदमी को यहाँ देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। आराध्या ने एक पल भी नहीं सोचा। मुझे नहीं करनी वो सगाई पापा, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूँगी जो दौलत के लिए इंसानों को कुचल देता है। घर में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, ये पहली बार था जब आराध्या ने अपने पिता के सामने इतनी हिम्मत से बात की थी। राजशेखर कुछ कहते उससे पहले ऊपर से माँ की कमज़ोर आवाज़ आई, राजशेखर रहने दो, बेटी ने अगर किसी की जान बचाई है तो ये पाप नहीं पुण्य है, उसे मत रोको। माँ के इन शब्दों ने आराध्या को हिम्मत दी। उसने उस आदमी को अपने पास वाले गेस्ट रूम में लिटाया। दोस्तों, अगले कुछ दिन आराध्या ने उस अजनबी की दिल से सेवा की, उसके जख्म साफ किए, दवाई दी, अपने हाथों से खाना खिलाया। धीरे धीरे उस आदमी की हालत सुधरने लगी। जब उसकी दाढ़ी और बाल साफ हुए तो आराध्या हैरान रह गई। मैल और गंदगी के नीचे एक बेहद शालीन सुंदर चेहरा छुपा था।
उसकी आंखों में, उसकी बातों में एक अजीब सी तहजीब थी, जैसे ये आदमी कभी भिखारी रहा ही ना हो। एक दिन आराध्या ने पूछा, आपका नाम क्या है? वो आदमी कुछ देर खाली नज़रों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं। आपका परिवार, आपका घर, कुछ भी? उसकी आंखें भर आई। बस कभी कभी एक धुंधला सा चेहरा याद आता है, एक छोटी सी बच्ची जो मुझे पापा कहकर पुकारती है, और एक लोरी जो मैं किसी को सुनाया करता था, पर जैसे ही याद करने की कोशिश करता हूँ, सिर में इतना तेज़ दर्द होता है जैसे कोई मेरी यादें मुझसे छीन रहा हो। दोस्तों, आराध्या समझ गई कि इस आदमी की याददाश्त चली गई है। शायद किसी बड़े हादसे ने इसकी पूरी जिंदगी ही पोंछ दी थी। कोई बात नहीं, उसने नरमी से कहा, जब तक आपको कुछ याद नहीं आता, मैं आपको एक नाम देती हूँ। आपकी आंखों में जैसे सूरज की पहली किरण है। आज से आपका नाम आदि। वो आदमी पहली बार मुस्कुराया। आदि, उसने धीरे से दोहराया, जैसे ये नाम उसे अपना सा लगा हो। पर दोस्तों,